गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने संक्रमण धातु आयनों और यौगिकों के कलर की बात की थी। उसमें देखा था कि संक्रमण धातु आयन जो हैं, ठीक है, वो संकुल यौगिक तो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं और इनका विलयन का रंग भी रंगीन होता है। और वे संक्रमण धातु जिसके क्या डी कक्षक आंशिक भरा हुआ हो, ठीक है, वे भी कलर्ड होते हैं और क्या अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। और अगर संक्रमण धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कंप्लीट हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेन कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन हो तथा आभासी क्या अक्रिय गैस जैसा अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन जैसा अगर विन्यास हो तो रंगीन होते हैं और प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। उसके पश्चात अपन ने एक कंडीशन देखी थी कि जब किसी संक्रमण धातु यौगिक पर अगर अपन सफ़ेद प्रकाश गिराएं, ठीक है, तो इस सफ़ेद प्रकाश में से निश्चित तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और शेष प्रकाश को क्या कर देता है, वापस परावर्तित कर देता है। और परावर्तित प्रकाश का रंग क्या अवशोषित प्रकाश के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है और क्या पूरक होता है, मतलब ठीक है। जैसे कि अगर अपन ने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, क्या अगर बैंगनी रंग को अगर वो अवशोषित बैंगनी अवशोषित प्रकाश का रंग अगर बैंगनी है, ठीक है, तो उस अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, 400 से 435 तक, ठीक है। और अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग कौन सा होगा, हरा या पीला, ठीक है। मगर मतलब है कि अगर 400 से 435 अंक का अगर वो लैम्डा अर्थात तरंग दैर्ध्य को अगर अवशोषित करता है, ठीक है, और वापस शेष को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, तो परावर्तित प्रकाश का कलर कैसा होगा, पीला या हरा होगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन ने लाल कलर तक देखा था। नेक्स्ट देखते हैं कि संक्रमण धातु यौगिकों में रंग की उत्पत्ति का क्या कारण होता है, ठीक है। पहला कारण है डीडी संक्रमण और दूसरा है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, ठीक है। कोई भी अगर ट्रांजिशनल मेटल कंपाउंड्स की अगर अपन बात करें तो दो मेन फैक्टर होते हैं उसके कलर दिखने के। एक तो होता है डीडी ट्रांजिशन और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जिसे अपन सीटीएस कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं डीडी ट्रांजिशन। क्या होता है कि जब किसी संक्रमण धातु आयन के संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो उसके समान ऊर्जा वाले डी कक्षक दो समुच्चय में विभाजित हो जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी अगर सेंट्रल मेटल है वो किसी भी लिगेंड के कांटेक्ट में आएगा तो जो डी कक्षक है सेंट्रल मेटल के, ठीक है, वो क्या होंगे, दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इस जिसे अपन डी कक्षकों का क्या कहते हैं, विपाटन कहते हैं, ठीक है। और डी कक्षक किस में टूटता है, एक तो T2G में और एक EG में, ठीक है। एक समुच्चय कम ऊर्जा वाला तथा दूसरा समुच्चय अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों का होता है, ठीक है। मतलब कोई भी डी कक्षक है, ठीक है, वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है। एक की ऊर्जा ज़्यादा होगी, दूसरे की ऊर्जा कम होगी। दोनों समुच्चय में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, CFSE एनर्जी कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड, ठीक है, एनर्जी। इन समुच्चय को T2G तथा EG नाम से जाना जाता है, ठीक है। विपाटन के बाद डी कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त हो जाती है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अलग अलग ज्यामिति में अलग अलग होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि जो CFCC एनर्जी होती है, ठीक है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग होती है। जैसे अगर अपन ऑक्टाहाइड्रल की बात करें तो ऑक्टाहाइड्रल में T2G का क्या ऊर्जा कम होती है जबकि EG की ऊर्जा ज़्यादा होती है। और वहीं अगर अपन टेट्राहाइड्रल में देखें तो टेट्राहाइड्रल में इसका विपरीत होता है, मतलब T2G की एनर्जी ज़्यादा होती है और EG की एनर्जी कम होती है, ठीक है। अगर अपन इसके डी कक्षकों के अगर विपाटन की बात करें, D5 होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अगर अपन इसके अंदर देखें तो सममिति क्या होती है, गोलीय क्षेत्र में डी कक्षक, ठीक है। अगर इसका विपाटन देखें तो एक तो होता है किसमें, EG में, और दूसरा होता है T2G के अंदर, ठीक है। T2G के अंदर कितने होते हैं, तीन डी कक्षक होते हैं, DXY, DYJ और DZX, ठीक है। जबकि अगर EG में कितने, EG में कौन से होंगे, एक तो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक DZ स्क्वायर होता है, ठीक है। EG की जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान होता है वो होता है +6, ठीक है, +0.6 D। और EG का कितना होता है, -0.4 डेल्टा, ठीक है। तो जब संकुल यौगिकों पर श्वेत प्रकाश गिरता है तो कम ऊर्जा वाले T2G कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन श्वेत प्रकाश में निश्चित तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों को अवशोषित कर EG के कक्षक में
पहुंच जाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। ठीक है, कि जब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल का कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो अगर उसके ऊपर लाइट गिरती है तब क्या करता है कि कम ऊर्जा वाले जो T2G कक्षक है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, सफेद प्रकाश को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके एक निश्चित तरंगदैर्ध्य वाले विकिरणों को अवशोषित करके वह हाई एनर्जी के क्या, ईजी कक्षकों के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, सपोज सपोज यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके ऊपर कोई लाइट आकर गिरती गिरती है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक फिक्स लेमडा की फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है और वह लोअर एनर्जी स्टेट के टी टू जी से का ट्रांजिशन कर लेता है हायर एनर्जी स्टेट के ईजी के अंदर। ये कौन किसकी है, ऑक्टाहाइडल की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, टेट्राहाइडल में इसका रिवर्स हो जाता है। तो जो ये ट्रांजिशन होता है, ठीक है, T2G से EG के अंदर जो ट्रांजिशन है, डी कक्षकों के विपाटन के अंदर जो ट्रांजिशन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का मतलब है अब जो EG कक्षक है वो भी डी के हैं और T2G है वो भी डी के है। ठीक है, इसलिए मतलब इसे डी ट्रांजिशन का नाम दिया गया है। इस क्रिया में कुछ प्रकाश तो अवशोषित हो जाता है, शेष प्रकाश परावर्तित कर दिया जाता है। परावर्तित प्रकाश का रंग अवशोषित प्रकाश का क्या होता है, पूरक होता है। ये अपन ने पहले पढ़ लिया था। जैसे उदाहरण की बात करें, जल योजित क्यूप्रिक सल्फेट है, CuH2O का होल 4SO4 है। ठीक है, ये नीले कलर का दिखाई देता है। ठीक है, और अवशोषित प्रकाश ये कौन से कलर को अवशोषित करेगा, पीला, जबकि इसका पूरक रंग कौन सा है, नीले कलर का। इसको हम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन द्वारा समझ सकते हैं कि जो कि गहरे बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि जब ट्रांजिशन होता है इसके अंदर तो इसका कलर कैसे अफेक्ट होता है। ठीक है, इसके लिए अपन TiH2O का होल 6+3 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि आद्य अवस्था में मतलब जब इसके ऊपर लाइट नहीं गिरती, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर। ठीक है, मतलब इसके ऊपर लाइट नहीं गिरी है। ठीक है, अब अगर अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला डायग्राम है कि इसके ऊपर अगर कोई सफ़ेद प्रकाश गिरता है तो T2G के अंदर इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन था, ये क्या करेगा, 5,000 एंगस्ट्रॉन वाला सफ़ेद प्रकाश इसके ऊपर गिरता है तो ये T2G का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांजिशंस करके संक्रमण करके कहाँ चला जाता है, EG के कक्षक के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये उत्तेजित अवस्था में होता है। ठीक है, और ये जो जिस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, ठीक है, वो परावर्तित प्रकाश से क्या होती है, पूरक होती है। तो यहाँ पर क्या था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए T2G1 और EG0 था। ठीक है, और संकर उत्तेजित अवस्था में जो संक्रमण होता है तो क्या होती है, T2G0 और EG1 हो जाता है, क्योंकि TTG का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित अवस्था में EG के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। स्पष्ट है कि Ti+3 ऑक्सीकरण अवस्था में Ti के T2G कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब इस यौगिक पर श्वेत प्रकाश गिरता है तो यह निश्चित तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश अर्थात 5,000 एंगस्ट्रॉन वाले ग्रहण करके T2G में से एक इलेक्ट्रॉन EG में स्थानांतरित हो जाता है, जिसे अपन डी ट्रांजिशन कहते हैं। इस क्रिया में ये वह शेष प्रकाश को पुनरावर्तित परावर्तित कर देता है और परावर्तित प्रकाश का रंग गहरा बैंगनी होता है, जो कि अवशोषित हरे प्रकाश का क्या होता है, पूरक होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगर रंग की निर्भरता। कि रंग की निर्भरता संकुल यौगिकों के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कि किसी भी संकुल यौगिकों का रंग क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अर्थात डेल्टा नॉट पर निर्भर करता है, और डेल्टा नॉट का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, कि अगर अपन संक्रमण तत्व के कलर की बात करें, ठीक है, तो उसका कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा पर CFSC के मान पर निर्भर करता है। और CFSC का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, देखते हैं अपन। एक है लिगैंड की प्रकृति, दूसरा है केंद्रीय धातु आयन पर आवेश, ठीक है, तीसरा है संकुल यौगिक की ज्यामिति, और चौथा है डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो इन चारों पर क्या CFSC का मान निर्भर करता है, और जो कंपाउंड का कलर है वो इसके मान पर डिपेंड करेगा। उपरोक्त कारणों से ही एक ही धातु आयन की उपस्थिति में संकुल यौगिकों के भिन्न भिन्न रंग होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी एक मेटल है, कोई भी एक ट्रांजिशन मेटल है, तो ठीक है, अलग अलग कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है तो उनके अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है, इन चारों रीजन की वजह से ही अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर उन सेंट्रल मेटल आयन के अलग अलग कलर होते हैं। इस फर्स्ट इसके अंदर देखते हैं अपन लिगेंड की प्रकृति, कि जब किसी संकुल में लिगेंड बदलता है तो उसकी ज्यामिति भी बदलती है, अतः रंग भी बदलता है। ठीक है, संकुल में क्या, लिगेंड चेंज हुआ तो ज्योमेट्री भी चेंज होगी, और ज्योमेट्री चेंज हुई तो उसका रंग भी कन्वर्ट होगा। जैसे अगर अपन बात करें CuH2O का होल 6+2 की एस्ट वाले की, ये गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन अपन शांत रेसियल की प्रेजेंस में कराएं, ठीक है,
तो क्या होता है कि ये CuO CN4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि चतुष्फलकी होता है। तो ऑक्टाहाइड्रल के अंदर तो इसकी कलर कौन सा था, गुलाबी रंग का। जैसे इसकी शेप चेंज हो गई टेट्राहाइड्रल हो जाता के अंदर, ठीक है, तो गहरा नीले रंग का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड भी चेंज हो जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर अपन देखें NiH2O का होल 6+2, ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर हरे रंग का होता है, ठीक है। वहीं अगर अपन यहाँ पर H2O की जगह NH3 देख के ले, ठीक है, लिगेंड चेंज हुआ तो उसका कलर भी चेंज हो गया, कैसा, नीला, ठीक है। और अगर अपन यहाँ पर एथिलीन डाइअमीन ले ले, जो कि एक क्या है, द्विधातु की लिगेंड है, ठीक है, तो उसका कलर कैसा होता है, गहरा नीला होता है। तो लिगेंड चेंज होने पर कलर भी चेंज होता है और ज्यामिति भी परिवर्तित होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन पर इलेक्ट्रॉन विन्यास समान हो, तो उस धातु आयन पर आवेश बढ़ने पर संकुल के रंग बदलते हैं, अर्थात गहरे होते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर सेंट्रल मेटल आयन है, जैसे एग्जांपल देखिए Ti+4 है, ठीक है, ये होता है कलरलेस, ठीक है, जबकि V+5 है, ये पीले रंग का होता है। Cr+6 है, वो क्या होता है, नारंगी रंग का होता है। और Mn+7 है, वो क्या, नीले कलर का होता है। मतलब जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज बढ़ता है, केंद्रीय धातु आयन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा, तो रंग की जो डेंसिटी है, ठीक है, वो भी बढ़ती है। जिन नेक्स्ट देखते हैं कि जिन संकुल यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, वे डी ट्रांजिशन के लिए अवरक्त क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, ठीक है। मतलब जिन कंपाउंड के लिए CFSE का मान डेल्टा नोड का मान क्या होता है, कम होता है, वो क्या करते हैं, विजिबल लाइट से तरंगों का अवशोषित नहीं करके के कहाँ से, अवरक्त क्षेत्र से, IR रीजन से करते हैं, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि वे संक्रमण यौगिक जो अवरक्त क्षेत्र अर्थात लेमडा इज ग्रेटर देन 7,000 एंगस्ट्रॉम तथा पैराबैंगनी क्षेत्र अर्थात लेमडा इज लेस देन 4 एंगस्ट्रॉम से विकिरणों का अवशोषण करते हुए क्या होते हैं, कलर्ड लेस होते हैं। केवल विजिबल लाइट जो कंपाउंड अवशोषण करते हैं, वे ही क्या होते हैं, कलर्ड दिखाई देते हैं। अगर वो इंफ्रारेड क्षेत्र से या फिर पैराबैंगनी क्षेत्र से अगर किरणों का, पैराबैंगनी तरंगों का अगर अवशोषण कर रहे हैं, तो वो कंपाउंड कलर्ड नहीं होंगे, कलर्ड लेस होंगे। जैसे ये उदाहरण के आगे देखते हैं कि यही कारण है कि अजलीय क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 IR क्षेत्र से क्या करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करने के कारण रंगीन होता है। और संक्रमण श्रेणी के डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर ही रंग गहरे होते जाते हैं। इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।